नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं शॉर्ट वीडियो। तो LPP चल रही है अपनी, एक वीडियो मैंने डाल दिया है, दूसरा वीडियो आज LPP पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और LPP में से जितने भी ढंग के रिजल्ट बनते हैं जो एग्जाम को टच कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और ये 20-20 मिनट के वीडियो हैं, तो इनको आप बार बार रिवाइज करो। जिससे क्या होगा, आपने थ्योरेटिकल पूरा पढ़ रखा होगा, फिर ये चीज़ें आपके डायरेक्ट दिमाग में फिट रह जाएगी। क्यों? एग्जाम में तुरंत देखती टिक मारना है, वहाँ इतना टाइम अपने पास नहीं होता। और साथ में एक सूचना आपके लिए इसके साथ ही, अब डेली कल से 2 वीडियो मिलेंगे आपको। एक वीडियो BSc का मिलेगा और एक वीडियो मिलेगा आपको 11th-12th का SR सैनी की बुक का सॉल्यूशन। एक बार SR सैनी की बुक का सॉल्यूशन मैं आपको उतना ही करवाऊंगा जितना एग्जाम के लिए स्पेशेंट है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बार देखने को मिलते हैं। और लेकिन ध्यान रखना, पूरा सिलेबस अपने पूरे डिटेल से ही पढ़ेंगे हर चीज़ों को। तो एक बार थोड़ा टाइम के हिसाब से अपने चल रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा चैनल को शेयर किया करो, भी कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, कमेंट किया करो। अपना जो भी फीडबैक है वो जरूर बताया करो। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। LPP देखो, जो लास्ट काम किया था उससे आगे प्रतिबंधित नियतन समस्या में ध्यान रखना। प्रतिबंधित नियतन समस्या में प्रश्न में ऑप्शन क्या बन सकता है वो अंडरलाइन कर दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये कह रहा है प्रतिबंधित नियतन समस्या में किसी एक विशिष्ट कक्ष में निर्दिष्ट नहीं बनाया जा सकता, तब इससे निजात के लिए हम, अब ध्यान रखना ऑप्शन इसका बनेगा, ऑप्शन इसका बनेगा। तो इसके निजात के लिए हम क्या करेंगे? बहुत बड़ा मूल्य, या आपसे ऑप्शन दे देगा औसत मूल्य या बहुत छोटा मूल्य, ऐसे ऑप्शन बना देगा, ध्यान रखना। तो क्या करोगे? बहुत बड़ा मूल्य प्रतिबंधित कक्ष में रखते हैं, ठीक है। अगली लाइन देखो, एक संतुलित परिवहन समस्या में, किसमें? संतुलित परिवहन समस्या में यदि सभी परिवहन खर्चे CIJ एक ऋणेतर अचर A, ये A है, A द्वारा घटे, तब संशोधित समस्या के इष्टतम हल में, अब ये जो अंडरलाइन है ध्यान रखना, ऑप्शन में ये लाइन मिलेगी। इष्टतम हल में क्या? निर्धारक चरों और उद्देश्य फलन के मान अपरिवर्तित रहेंगे। ये जो अंडरलाइन है ऑप्शन में आपको ये लाइन मिलेगी, ध्यान रखना, अगर यहां से प्रश्न बना तो। नेक्स्ट देखो, परिवहन और नियतन समस्या, ध्यान रखना, लाइन इंपॉर्टेंट है ये। परिवहन और नियतन समस्या सिंप्लेक्स विधि को, किसको? सिंप्लेक्स विधि को, किसको? सिंप्लेक्स विधि को विशेष कलन द्वारा हल किया जाता है। नेक्स्ट देखो, परिवहन समस्या में एक इकाई उत्पाद के उत्पादन स्थान से मांग बिंदु तक पहुंचाने का खर्च, अब ये लाइन अंडरलाइन की हुई है, केवल उद्देश्य फलन में, ध्यान रखना, किसमें? केवल उद्देश्य फलन में, किसमें? केवल उद्देश्य फलन में प्रदर्शित होता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर होता है LPP, क्यों? क्योंकि थोड़ी ज़्यादा आती है, ध्यान रखना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको ही। आगे देखो, वोगल सन्निकट विधि में अधिकतमीकरण लाभ समस्या का प्रयोग करने पर पंक्ति और स्तंभ, अब यहां से लाइन देख लेना, प्रत्येक पंक्ति और कॉलम के 2 अधिकतम इकाई खर्चे के मध्य अंतर को ज्ञात करके ज्ञात की जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखो, अगली लाइन, किसी समुच्चय के 2 आधारों में, ध्यान रखना, 2 आधारों में सदिशों की संख्या पूछेगा तो क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन इसका बनेगा समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए की n के n+1 अंडरलाइन, ऑप्शन इसका बनेगा n+1 या अधिक सदिशों का, n+1 या अधिक सदिशों का कोई भी समुच्चय LD होता है, ठीक है। तो अब एक काम करो, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से भी इसके नोट्स बना सकते हो, जिनका बार बार रिपीटेशन करो आप, जिससे चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो भी आगे, नेक्स्ट अपने पास ये है, n चरों में m <n समीकरणों का निकाय जो Ax = b से व्यक्त किया जाता है, तो निकाय के हल की प्रकृति, ध्यान रखना, केस फर्स्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा पूछता है। अब देखो,
ये क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ध्यान रखना ये जो नोटेशन है ये किसका है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी बराबर एन। ध्यान रखना जहां ये नोटेशन दे रखा है ये क्या है, मैट्रिक्स की जाति का संकेत है। इस स्थिति में समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आरपीएससी में ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। आगे केस सेकंड में क्या है, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी, क्या है ये, लेस देन एन, निकाय के अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल। और ये क्या है, अब की बार नॉट इज इक्वल टू है। अगर नॉट इज इक्वल टू होगा, बराबर नहीं है, तो निकाय क्या होगा, असंगत होगा। ध्यान रखना ये 3 केस है। तो इसमें से जो पहला केस है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखो आगे, n चरों में m लेस देन n समीकरण का निकाय जो ax बराबर b से व्यक्त किया जाता है के निकाय के अनअपभ्रष्ट आधारी हल। ध्यान रखना अनअपभ्रष्ट आधारी हल में m शून्येतर चर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये m शून्येतर चर होते हैं। नेक्स्ट देखो, n चरों में m लेस देन n समीकरण का निकाय जो ax बराबर b से व्यक्त किया जाता है के आधारी हलों की, ध्यान रखना आधारी हलों की अधिकतम संख्या NCM होती है। ये आरपीएससी ने कई बार पूछ लिया है, ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो NCM। नेक्स्ट देखो, किसी भी LPP जिसके प्रतिबंध निकाय में m समीकरण व n चर m लेस देन n हो के आधारी सुसंगत हल में, नंबर 1 पहली बात इंपॉर्टेंट याद रखना, कम से कम, पहली बात इंपॉर्टेंट याद रखना, कम से कम n माइनस m चरों के मान शून्य होंगे। और दूसरी बात क्या है, किसी भी चर का मान ऋणात्मक नहीं होगा। तो अब एक काम करना, तो ये चीज़ें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में क्वेश्चन उठता है वहाँ से चीज़ें आपको आनी चाहिए भी, ध्यान रखना। इनको आप बार बार पढ़ना, चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो भाई आगे ये है निकाय ax बराबर b x ग्रेटर देन इक्वल 0 के सुसंगत हलों के, ध्यान रखना सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु की संख्या क्या होती है, फाइनाइट सीमित होती है। ये आरपीएससी ने 2 बार पूछ लिया, ठीक है, क्या होती है, सीमित फाइनाइट। निकाय ax बराबर b के सभी सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय, सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय का प्रत्येक चरम बिंदु आधारी सुसंगत हल, जो बॉक्स में बंद है, आधारी सुसंगत हल, जो बॉक्स में बंद है आधारी सुसंगत हल होता है। इसका विलोम भी सत्य है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट देखो, यदि ax बराबर b x ग्रेटर देन इक्वल 0 के सभी सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय एक अवमुख बहुभुज है तो इसका, ध्यान रखना अंडरलाइन, कम से कम एक, कितना, कम से कम एक चरम बिंदु इष्टतम हल होता है। ध्यान रखना कम से कम एक। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है सीधा। निकाय ax बराबर b के सभी fs के लिए fs के अवमुख समुच्चय का प्रत्येक चरम बिंदु की संख्या वो किसके बराबर होती है, आधारी सुसंगत हल की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट देखो, एक चरम बिंदु में अधिकतम m शून्येतर चर हो सकते हैं, जहां m निकाय में समीकरणों की संख्या है। और आगे वाला ये है, LPP के उद्देश्य फलन का निम्नतम मान उसके सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय के किसी एक चरम बिंदु पर होता है। अब वही बात सर, ये लाइनों को बार बार पढ़ना, प्रश्न बनता है प्रत्येक लाइन से प्रश्न, ध्यान रखना। जो चीज़ मैं बोर्ड पर छाप रहा हूँ वहाँ से प्रश्न किसी भी लाइन से एग्जाम में बन सकता है, तो चीज़ें आपको बिल्कुल आनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो भी आगे इसमें ये है अधिसमतल हाइपरप्लेन। किसी समष्टि E की n में एक रैखिक संबंध को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदुओं का बिंदु समुच्चय अधिसमतल कहलाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना।
और ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस CN xn बराबर Z, जहाँ CI शून्य न हो, एग्जाम में आपको ऑप्शन में मिल सकता है। आगे चेक करो अगली लाइन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। LPP में उद्देश्य फलन तथा प्रतिबंधों के संबंध अधिसमतलों को ही व्यक्त करते हैं, अधिसमतलों को ही व्यक्त करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अवमुख समुच्चय कॉन्वेक्स सेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स सेट किसी समष्टि E की n में बिंदु समुच्चय कैपिटल X अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय X के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतया, ये ध्यान रखना, पूर्णतया समुच्चय X में हो। तो x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, x बिलोंग्स टू X, जहाँ, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एग्जाम में RPC ने एक दो बार पूछ ली बात। x बराबर लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2 0, ध्यान रखना इस बात का, कंडीशन का, 0 लेस देन इक्वल लेमड़ा लेस देन इक्वल 1, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब आगे देखो, एक समुच्चय जिसमें केवल एक बिंदु है, जिसमें केवल एक बिंदु है, ये 3-4 रिजल्ट हैं, बार बार एक रिजल्ट, बार बार एक रिजल्ट, हर बार एग्जाम में पूछता है। तो ये 3-4 रिजल्ट है, एक साथ देखना। पहली बात मैं क्या बता रहा हूं, एक समुच्चय जिसमें केवल एक बिंदु है सदैव अवमुख समुच्चय होता है, एक बिंदु है सदैव अवमुख समुच्चय होता है। प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है। RPC ने कई बार पूछ ली ये लाइन RPC ने कई बार पूछ ली, ध्यान रखना। तो प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है। दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक अवमुख समुच्चय होता है, ये भी लाइन RPC पूछ चुका है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, किसी LPP के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है, ध्यान रखना, एक अवमुख समुच्चय होता है। और आगे देखो, x1, x2, xn बिंदुओं के सभी अवमुख संचयों का, सभी अवमुख संचयों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है। तो ये 4-5 लाइन हैं, इन लाइनों में से प्रत्येक बार एक प्रश्न पूछता है, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो भी आगे अपने पास क्या है, किसी LPP को सिंप्लेक्स विधि से, ध्यान रखना, सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए LPP के मानक रूप की विशेषताएं, एग्जाम में ऑप्शन डाल सकता है, 4 ऑप्शन बन सकते हैं, ध्यान रखना। तो विशेषताएं आपको आनी चाहिए। तो पहली विशेषता क्या है, समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण रूप में होना चाहिए। दूसरी बात, ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त सभी प्रतिबंध समीकरणों के रूप में होने चाहिए। तीसरी बात, आवश्यकता सदिश B के सभी घटक धनात्मक होने चाहिए। और चौथी बात है, सभी चर ऋणेतर होने चाहिए। तो ये LPP के मानक रूप की क्या है, विशेषताएं सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए, ठीक है। आगे देखो अगली लाइन, यदि किसी LPP में केवल 2 चर हों, ये पूछ सकता है, केवल 2 चर हों, तो उसका लेखाचित्र विधि द्वारा हल ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, LPP को ग्राफीय विधि से, ध्यान रखना, ग्राफीय विधि से हल नहीं कर सकते यदि, ये लाइन अंडरलाइन कर दी मैंने, समस्या के असंगत प्रतिबंध हो, समस्या के असंगत प्रतिबंध हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एक LPP को मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए न्यूनता पूरक या अधिक्य पूरक चर को प्रविष्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र वाली समस्या का भी इष्टतम हल हो सकता है, ध्यान रखना। उद्देश्य फलन का अधिकतम हल सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर, इस पर, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। अगला, प्रतिबंधों x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र होगा अपरिबद्ध। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किसी LPP के 2 सुसंगत हल हैं तो क्या होंगे, इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल। और लास्ट इंपॉर्टेंट,
LPP में सभी नियंत्रणों को संतुष्ट करने वाला ग्राफीय क्षेत्र कहलाता है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। क्या कहलाता है? सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय। क्या कहलाता है? सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो भी आगे, दो या दो से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की एक व्यापक एवं क्रमिक विधि सिंप्लेक्स मेथड है। ध्यान रखना, ये परिभाषा RPSC ने पूछ ली है भी। नेक्स्ट आगे देखो, सिंप्लेक्स मेथड LPP का मानक रूप। मैक्सिमाइज करना है Z बराबर CX, उद्देश्य फलन AX बराबर B ग्रेटर देन इक्वल 0 प्रतिबंध निकाय और X ग्रेटर देन इक्वल 0 ऋणोत्तर प्रतिबंध। ध्यान रखना, एग्जाम में मानक रूप ये पूछ सकता है। आगे देखो, यदि किसी LPP अधिकतम करना मैक्सिमाइज करना है Z बराबर CX ST का सच दैट AX बराबर B X ग्रेटर देन इक्वल 0 का इष्टतम हल विद्यमान हो तो कम से कम, ये लाइन, कम से कम एक BFS इष्टतम होता है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी निकाय AX बराबर B X ग्रेटर देन इक्वल 0 जहां A एक M गुणा N मैट्रिक्स है तथा M लेस देन N का एक FS विद्यमान हो तो इसका एक BFS भी विद्यमान होगा। आगे इष्टतमता की जांच करना, ये 3-4 लाइनें हैं। एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से कंडीशन डाल सकता है, पूछ सकता है। ध्यान रखना, यदि I के सभी मानों के लिए ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो सारणी का आधारी हल इष्टतम होगा। ध्यान रखना। और दूसरी बात, यदि J के कम से कम एक मान के लिए ZJ है माइनस CJ लेस देन 0 तथा YIJ लेस देन इक्वल 0 फॉर ऑल I तो हल अप्रतिबद्ध होगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2 नंबर एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, यदि किसी सिंप्लेक्स सारणी में XJ आधारित चर है तो इसके संगत ZJ माइनस CJ बराबर क्या होगा? 0। और लास्ट, फॉर मैक्सिमाइज LPP द सिंप्लेक्स मेथड इज टर्मिनेटेड व्हेन ऑल वैल्यू, तो ध्यान रखना रिजल्ट क्या हो जाएगा? CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल 0। तो यहाँ से एक रिजल्ट एग्जाम में पक्का पूछ सकता है, तो इसका आप पूरी का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो भी आगे अपने पास क्या है, यदि किसी LPP के इष्टतम हल के आधारी मैट्रिक्स B निम्न में से किसी एक रूप में विद्यमान होगा। ध्यान रखना, ये 3 बातें हैं। एक बात अवश्य ही RPSC में आपके एग्जाम में पूछेगा। तो पहली बात क्या है, ध्यान से सुन लेना, B में, ये अंडरलाइन की हुई है, B में कोई कृत्रिम सदिश नहीं है, कृत्रिम सदिश नहीं है। तो इस स्थिति में यदि इष्टतम की शर्त पूरी होती है तो यह हल समस्या का इष्टतम हल होगा। क्या होगा? इष्टतम हल होगा। ये पहली बात बहुत ही कम पूछता नहीं है। दूसरी बात और तीसरी बात एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या है? B में कृत्रिम सदिश विद्यमान है। ध्यान रखना, B में कृत्रिम सदिश विद्यमान है जिसके संगत कृत्रिम चर 0 है। तो इस स्थिति में इष्टतमता की शर्त पूरी होने परंतु, अब ये अंडरलाइन कर लेना, हल इष्टतम होगा पर प्रतिबंधों में अतिरिक्तता होगी। इंपॉर्टेंट RPSC में पक्का पूछता है। नेक्स्ट देखो, तीसरा क्या है, B में कृत्रिम सदिश विद्यमान है जिनमें से कुछ के संगत कृत्रिम चर 0 नहीं है तो इस स्थिति में समस्या का सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। ध्यान रखना, सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, एक आद्य समस्या की द्वैती आद्य होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन एग्जाम में पूछ सकता है। दोबारा सुन लेना, एक आद्य समस्या की द्वैती आद्य होती है। ड्यूलिटी, ध्यान रखना, आद्य होती है। आगे देखो, यदि एक आद्य समस्या में M प्रतिबंध व N चर हो तो द्वैती समस्या में, किसमें? द्वैती समस्या में N प्रतिबंध और M चर
होंगे। ये लाइन पूछ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, किसी एलपीपी और उसकी द्वैती समस्या के इष्टतम हल होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त या प्रतिबंध है कि दोनों सुसंगत हल रखें। ध्यान रखना, जो अंडरलाइन किया हुआ है, दोनों सुसंगत हल रखें। और आगे दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या में कृत्रिम चर व्यवरोध की प्रकृति बदलता है। ध्यान रखना। तो अब एक काम करो, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो भी आगे। तो नेक्स्ट अपने पास मैंने कुछ एक दो रिजल्ट लिखे हैं, ये आराम से पढ़ लेना। और कुछ वर्किंग मेथड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, मैं ध्यान रखना, किसके वर्किंग मेथड के प्रश्न जो आपको आने चाहिए भी। तो कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पक्के मिलते हैं। ध्यान रखना इस बात का। आपको मैंने क्या बताया था, एलपीपी में से कितने प्रश्न आएंगे, 5। और ध्यान रखना 5 में से थ्योरेटिकल प्रश्न कुछ ही पूछ ले, जो अपने चीज़ें पढ़ी है उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको बताई है जो एग्जाम को टच कर सकती है। और उसके बाद एक या दो प्रश्न हर बार पूछता है किसके, वर्किंग मेथड के। तो वर्किंग मेथड के प्रश्न आपको आने चाहिए भी। तो एक आधा प्रश्न, एक या मैक्सिमम 2, तो 1 या 2 प्रश्न पूछ सकता है 5 में से। 1 पूछेगा तो 4 किसके पूछेगा, थ्योरेटिकल वाले प्रश्न। तो ये 2 वीडियो एलपीपी का आप देखोगे, उसके बाद एलपीपी में आपकी समस्या नहीं आएगी। क्यों, ये 20-20 मिनट के वीडियो हैं, तो आप 40 मिनट में पूरी एलपीपी से गो थ्रू हो सकते हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ 2-4 प्रश्न मैं आपको और लिखाता हूँ, कौन से, वर्किंग मेथड वाले, और आंसर इसके आगे लगे हुए हैं भी। जैसे ये पहला प्रश्न है, इसका आंसर क्या है, कोई हल नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो अब इनकी वर्किंग आपको करनी आनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो भी, तो अब ये कुछ 5-7-10 प्रश्न हैं वर्किंग मेथड वाले। तो ये प्रश्न नंबर 3 है, इसका आंसर आगे लिखा हुआ है, ये आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न है, इसका आंसर यहाँ लिख दे नीचे, x1 x2 x3। तो x1 का मान 1/2, x2 का मान 0, x3 का मान 5/2, ये आंसर लिख दिया। प्रश्न नंबर 5 है, ऐसे एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में 1-2 पक्के आते हैं हर बार। कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 नंबर। छठा प्रश्न, कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 पूछ लिया, तो कौन सा आंसर आएगा इसका, 3 नंबर। तो कहने का मतलब इन प्रश्नों की आपको वर्किंग आनी ही चाहिए। तो ये प्रश्न एक बार आप जरूर ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा आपको। तो इसका आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो भी, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर दे रखा है नीचे सिर्फ न्यूनतम। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर नंबर 3, निम्न में से अवमुख समुच्चय नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, इसका आंसर न्यूनतम या अधिकतम होगा। प्रश्न नंबर 10, इसका आंसर अनंत हल होंगे। तो ध्यान रखना, इन प्रश्नों की आपको वर्किंग करनी है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये थी अपनी एलपीपी। अब जो नेक्स्ट अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा वेक्टर कैलकुलस। तो जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगा वो वेक्टर कैलकुलस का आएगा। और इसी प्रकार अपने आगे इस बीएससी को जल्दी ही कंप्लीट निपटा लेंगे। पूरी यूनिट के आपको मैं शॉर्ट वीडियोस दे दूँगा। इन वीडियोस को आप बार बार देखना, जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। थोड़ा शेयर ज़रूर किया करो और क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक ज़रूर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।